बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूँ। गर्ची काफ़ी सर्दी है, लेकिन आप यहाँ आए, आपकी तशरीफ आवरी यहाँ हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो ये दिन है, ये कश्मीर के इतिहास में सुनहरी लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। गर्चे हमारे दोस्त और हमारे साथी जनाब अब्बास वानी साहब, जिन्होंने कुछ अरसा पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से इस्तीफा दिया था, ये हमारे साथ उसी वक्त से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि हर शुरुआत का एक अपना मतलब होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हमारे साथ फॉर्मली ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे सदर की आमद का हमें थोड़ा सा ये था, क्योंकि ये वेदर की वजह से जम्मू में फंस गए थे। अब्बास वानी साहब को मैं क्या आपके सामने क्या इनका बयान करूं, लेकिन पीडीपी में जब ये एमएलए थे तो इनको जेंट किलर के नाम से माना जाता था। इन्होंने जिनको हराया था, एक वक्त कश्मीर की सियासत में ये था कि इस शख्स को कोई हरा नहीं सकता है। नाम तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि आप शायद आशना होंगे उन साहब से, क्योंकि जो भी दौर यहाँ कश्मीर में चला वो कहीं ना कहीं रहे। लेकिन अब्बास साहब ने एक मॉडेस्ट फैमिली से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने किस हिसाब से उनको हराया, ये एक खुद तारीफ है अब्बास साहब की शान में। कैसे इनको तंगमर्द जैसे इलाके से लोग इनको किस हैसियत से देखते हैं और किस हिसाब से उनको प्यार करते हैं। मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हर एक वर्कर की तरफ से उनको इस्तकबाल करता हूँ, उनको खुशामदीद देता हूँ, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि उनका आज जो कदम इस पार्टी में फॉर्मली जो ये ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी के लिए एक नया माइलस्टोन तय करे, और अल्लाह ताला हमें आने वाले इंतखाबात में लोगों की खिदमत करने का एक और मौका दे दे, ताकि हम कश्मीर को इस जुल्म और आफत से बचा लें। मैं अपने सदर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पर आए। करता हूँ, और अब्बास साहब के साथ हम आहंगी काफ़ी देर से थी। इमरान साहब के साथ तो इनके बड़े ज़ाती ताल्लुकात हैं, मेरे साथ समाजी ताल्लुकात कहते दोस्त रह चुके हैं कई सालों से। तो मेरी तो तमन्ना पहले भी थी, लेकिन तब ये फिर पीडीपी में चले गए। लेकिन जब हम आहंगी का एक नया सिस्टम शुरू हुआ कि कौन कौन लाइक माइंडेड है, तो पहला इंसान शायद जिसने मुझे बोला हो इमरान साहब के बाद कि नहीं, हमें कुछ एक नई ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है, मुतबादल की ज़रूरत है, तो वो मोहतरम अब्बास साहब। अब्बास साहब के बारे में कुछ बातें बता दूं, जो यहाँ की कश्मीरी पॉलिटिक्स में एक मिरर, एक हकीकत है। वो ये कि ही हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ एलिटिज्म। ये एक मॉडेस्ट घर से है, जैसे मेरे वालिद मोहतरम एक बहुत ही गरीब घर से, मॉडेस्ट हम्बल बैकग्राउंड से, दरदरे के गांव से आए, उतने गरीब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खाते पीते, लेकिन एक हम्बल बैकग्राउंड से आए। और मैं जो देखा एज मिनिस्टर, पीडीपी एज अ पार्टी, उन्हें इनको कभी माफ नहीं किया कि इफ यू आर नॉट एन एलीट आप जीते क्यों। जो अजियतें इनको हुई अपने फेलो मिनिस्टर्स के हाथों से, उसका मैं चश्मदीद गवाह कि ये भी एक कश्मीरी पॉलिटिक्स का एक रुख है जो हिडन है, छुपा हुआ है। खोजकस जो खोजकिन से क्या जीवन हैसियत क्या एमएलए बन, ये उसका विक्टिम। और आज जब ये यहाँ आते हैं, मैं इनको इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि ये नॉन खोजा पार्टी है, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाला है। ये इंशाल्लाह शाना बशाना हम सब इकट्ठे मिलकर जो हमारा बदलाव का प्रोग्राम है,
हम लोगों तक ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये कुछ चंद बातें थी, बाकी अगर आपको कोई चीज पूछना हो तो आप। जिस तरह इनके वालिद साहब एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते थे जो लोगों से जुड़े थे। इन्होंने कहा कि वो किसी खोजगर से नहीं थे। उसी तरह मेरे वालिद साहब भी एक छोटे पेशे से ड्राइवर थे, लेकिन अच्छी खासी खिदमत उन्होंने अपने ज़माने में की है, अपने इलाके में की है। उन्हीं की वजह से मैंने इलेक्शन जीता। पहला ये कॉन्टेस्ट किया पहली बार 2014 में और पहली बार जीत के आया। सजाद साहब ने बता भी दिया कि चश्मदीद गवाह हैं कि मेरे साथ पार्टी में क्या हुआ, पीडीपी में, जहाँ से मैं जीत के आया था, जिस पार्टी से मैं जीत के आया था। मुझे याद है कि जब मुझे उन बातों को याद करता हूँ, दोहराता हूँ, कभी जाके बैठ जाता हूँ तो मेरी हिचकियाँ लगती हैं। कई बार मैंने ये भी सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं एमएलए होते हुए इस पार्टी से, लेकिन कई बार मैंने सोचा कि मैं रिजाइन कर दूं, लेकिन किसी एक दाना ने मुझे बता दिया, वो अच्छा दोस्त था, उन्होंने कहा कि नहीं अब्बास साहब आप इस्तीफा नहीं दे देंगे, वक्त के इंतजार में आप रहिए, क्या पता किसी बीमार को आपका सीडीएफ काम आ जाएगा। यही हुआ। बहुत सारे लोग, मेरे इलाके के लोग कहते हैं कि आपका दिल टूट गया, आपकी बद्दुआएं लगी हैं पीडीपी पार्टी को। मैं नहीं मानता, मेरे मुंह से कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकल सकती है, क्योंकि मैं यही समझता हूं कि बद्दुआ अल्लाह मियां पसंद नहीं करता होगा। बद्दुआ के लिए दिल, जबान, दिमाग और हाथ उठते हैं, और इसमें बद्दुआ देने में बड़ा टाइम लगता है। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह मियां इसी वजह से पसंद नहीं करता होगा, क्योंकि अल्लाह मियां यही कहता होगा, यही सोचता होगा, समझता होगा कि मैंने इस बंदे को दिमाग दी है कि ये क्यों किसी को बद्दुआ निकला लेगा। लेकिन आए उनको क्या करें, वो ये आए मेरी इस पार्टी को लगी है, जो उस दोस्त ने मुझे कहा कि वक्त का इंतजार कर दो, और आज आप उस पार्टी का हशर देख रहे हैं। इन्होंने कहा, सजाद साहब ने कहा कि मेरे साथ क्या बीतती है, अगर मैं आपके सामने वो बातें रख लूं, और मैं चाहूंगा भी कि कुछ थोड़े से पॉइंट्स आपके सामने में आपके साथ में शेयर कर दूं, इसलिए ताकि ये आवाम तक ये बातें पहुंच जाए। मेरी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीआरएफ के रोड पे, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीआरएफ का मैप दिया, रोड दिया, कहाँ से चलेगा, कहाँ से। आप सभी गुलमा गए जाते रहते हैं। जो हमारा नॉर्मल टंगमर्ग रोड है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मागाम से पहले ही स्टार्ट होती है, मागाम को छोड़ के फिर चिचिलोरा गांव से स्टार्ट होता है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बराबर टंगमर्ग तक। ये जो हाईवे है, मेरा जो सीआरएफ रोड मैंने जो लिखा, इसी गांव से लेके चिचिलोरा से होते हुए लेफ्ट बराबर टंगमर्ग तक अल्टरनेटिव रोड बनाना था, और उसी साइड में वापसी पे टंगमर्ग से नीचे वापसी चिचिलोरा तक उस रोड को काटा गया, उसमें ऊपर वाले ब्लॉक को काटा गया, और मुझे मेरे मेरे, मेरे बिना पूछे उसको काटा गया। चलिए कोई नहीं। इसमें असल बात क्या थी कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो नईम अख्तर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने एक एडिशनल पीआरओ को मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लाया। वो जीआरएस थे। जीआरएस होते हैं जो एक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वीएलडब्ल्यू से नीचे ही होता है, उसको जाके एडिशनल पीआरओ रख दिया। मेरा कोई एतराज नहीं था, अच्छी बात है, लेकिन नईम अख्तर साहब का उनका सोच क्या था कि वो जीआरएस वहां पे काम करे उनके लिए, ताकि वो अगला इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे टंगमर्ग से। हर काम में उनकी मुदाखलत,
मैं बताऊं कि ये CRF का मैंने बता दिया। मैं एजुकेशन सेक्टर को लूं, नईम अख्तर साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं आपको बता दूं, मेरा डिग्री कॉलेज मेरे गांव में, वहां जाके नईम अख्तर साहब एक बार आए, उन्होंने वहां पे मेरा गांव एजुकेशनल हब है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसकी वजह यह है कि हमने अपने ज़माने में जब हाई स्कूल हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दिया, मैंने कहा कि यहाँ पे जाके हमें ऐसा करना है कि एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अलग करना है, बॉयज अलग करना है, और हमें कोई बिल्डिंग बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हायर सेकेंडरी वहाँ पे और जमीनें ली गई थी, उसके लिए कम एकोमोडेशन थी और एकोमोडेशन बनी थी। वो कभी नहीं हुआ। 600 के आसपास गर्ल्स पढ़ती है। चलिए कोई बात नहीं। हमारा एक इसी एजुकेशन के तहत एक हॉस्टल आना था, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गर्ल्स हॉस्टल आना था। मेरे गांव में कोई 1200 गर्ल्स पढ़ती हैं, चाहे वो गर्ल्स हाई स्कूल है, चाहे वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी है, चाहे वो डिग्री कॉलेज है। 1200 बच्चों के लिए गर्ल्स के लिए हॉस्टल नहीं है। लेकिन एक गांव क्रालवेट है, वहां पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी में, गर्ल्स हाई स्कूल में, जहां से सिर्फ 300 कुछ बच्ची यहाँ पढ़ रही हैं, वहां के लिए वो गर्ल्स हॉस्टल उन्होंने दे दिया। मैंने इतराज किया। इनफैक्ट मैंने कुछ नाम लिए, मैंने असेंबली में चिल्लाया कि आप ऐसा करिए साहब कि आप 4 उन लोगों को लाइए। एक हमारे प्रोफेसर, राइट प्रोफेसर अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब है, मैंने उनका नाम लेके मैंने कहा कि इनकी सदारत में और कुछ प्रोफेसरों को लाइए, कुछ सीनियर सिटीजन्स को लाइए। उनके साथ में हमारे प्रोफेसर सईद मुस्तफ़ा शिराजी साहब हैं, अब्दुल हक साहब है, वो भी पीर डायनेस्टी से ही है, और कमरदीन साहब हैं, सीनियर सिटीजन हैं। मैंने इनकी एक कमेटी जाके बता दिया असेंबली में कि उस कमेटी से कंसेंट दीजिए कि हॉस्टल कहाँ बनना चाहिए। और आप सभी कभी जाइएगा, लोगों से पूछ लीजिएगा, जहां उन्होंने वो हॉस्टल दिया, क्या उस गांव में जो कैचमेंट एरिया है उस स्कूल का, वो सिर्फ 1 किलोमीटर का है। मुझे बता दीजिए कौन पेरेंट ये चाहेगा कि 1 किलोमीटर की फैसिलिटी में वो उनकी बेटी हॉस्टल में रहे? नहीं माने। ऐसे मेरे साथ बहुत जातियां हुई। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे गंडोला केबल कार आप सभी जानते हैं, वहां से इतना पैसा जनरेट होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैंने कई बार हर असेंबली में मैंने क्वेश्चन किए कि ये इसका हक मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का है, कभी नहीं दिया गया। मैंने हमारा वक्फ बोर्ड के तहत बाबरशी श्राइन है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और कश्मीर में सबसे ज्यादा चढ़ावा उस श्राइन का आता है। मैंने कई बार चलाया कि उसके नाम पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दिया जाए, जबकि जमीनें कोई 1000 कनाल के आसपास हमारी जमीन है बाबा ऋषि श्राइन पे, मिलके पे नहीं दिया। मैं कितना आपके सामने बोल दूंगा, कैसे कैसे मेरे साथ जातियां हुई। जो कोई अफसर जिसकी मर्जी उसकी ट्रांसफर होते, मेरे कई मिनिस्टर साहिबा नाम नहीं लूंगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, मुझे पता ही नहीं है, और आके फिर मेरे खिलाफ ही एक तकरीर करते रहे, मेरे खिलाफ ही तकरीर, क्योंकि मैंने शायद मेरी वजह से तो वो मिनिस्टर बना था। और ऐसे सह के वाकई मेरा बहुत दिल दुख गया था, बहुत दुखा था मेरा दिल, गुठन थी। मैंने जाके, शायद आप भी कवर कर रहे थे असेंबली को, मैंने इस साल 2018 के फरवरी असेंबली सेशन में जाके बता भी दिया कि एमएलए साहिबान के साथ ठीक नहीं हो रहा है, एमएलए साहिबान के साथ जातियां हो रही है। उस सवाल को लेके, वो सप्लीमेंट्री सवाल था मेरा सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने भी जाके बता दिया कि ये हो रहा है। और मैंने उस वक्त अच्छा खासा लेक्चर दिया
कि कहीं जाके कभी ये एमएलए साहिबान किसी जुर्म में आ गए तो आपके मंत्रालय की खैर नहीं होगी। हम कभी किसी जुर्म में नहीं आए। हाँ, मैं बार बार जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ उसके बाद मेरे साथ इतनी जातियां हुई, मैंने हमेशा ये चाहा कि हमारी एक कमेटी बने। मैंने उसका नाम भी दिया था कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ लेजिस्लेटर्स। मैं बहुत एमएलए साहबान को डिस्कशन में लाता था कि हम जिनके साथ जातियां हो रही हैं, हम एक कमेटी बनाएंगे, हर किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे, उनके सामने अपने ये रखेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे साथ जातियां हो रही हैं, और इस कमेटी से एक रिश्ता भी बनना था कोalition पार्टनर्स का, बीजेपी का और पीडीपी का एक अच्छा रिश्ता बनना था। लेकिन उसको जाके इस तरह पेश किया गया कि जैसे मैंने किसी की हुकूमत को गिराने में लगा था। मैं किसी की हुकूमत गिराने में नहीं लगा था। हाँ, मेरी कोशिश ये थी कि एम्पावरमेंट हो एक एमएलए साहब की, क्योंकि मैं जानता हूं कि एमएलए बनना कितना मुश्किल होता है। मैं जानता हूं कि एमएलए कैसे इंसान बनता है, लेकिन वो सब बेसूद रहा, वो सब बेसूद रहा। सच तो यह है कि अगर ये पार्टी आप लोगों की तरफ से शायद कभी ये भी क्वेश्चन आएगा, किसी मेरे सभी दोस्त यार दोस्त हैं, क्योंकि मैंने भी ग्रेटर कश्मीर से ही अपना स्टार्ट किया है, बहुत सारे जानते भी हैं, कुछ नए चेहरे भी हैं। किसी का सवाल जरूर ये भी होगा, किसी ने सुना होगा कि अब्बास साहब आपने जाके कभी बोला था कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल सही था। कई बार मैंने सोचा कि मैं आने वाला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि जिनके लिए मैंने लड़ा, जिनकी मैंने हुकूमत बनाई, उन्होंने ही मुझे जमीन के अंदर डाल दिया। मैं तो कान पकड़ रहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन वक्त, जो मेरे दोस्त ने, किसी दाना ने मुझे बता दिया कि वक्त का इंतजार करो, और उस वक्त वो वक्त आ गया कि उनको वो हशर मिला, उनको वो सबक मिला। और आज के डेट में मैं ऐलान करूंगा कि मैंने पार्टी के हमारे सदर और मेरे मौलाना इमरान अंसारी साहब, इनकी क़यादत में, और ये लोग इनके ऑर्डर्स होंगे कि इलेक्शन अब्बास लड़ना है, और मैं लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के आ जाऊंगा। इस पार्टी को चुनने में ये भी एक सवाल होना चाहिए था आपके का कि इसी पार्टी में क्यों। मैं सब कुछ देख के आया। मैं 2008 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में था। वहां कितनी इज्जत होती है वर्करों की, वहां कितना चाहते हैं वो अपने लोगों को, मैं जानता हूँ। हाँ, पीडीपी मेरे लिए नई पार्टी थी, वहां से भी देख के आया। अब क्या है, और तो कुछ नहीं है। जिस तरह से बराक ओबामा ने अपना वहां पे एक स्लोगन, आप सबों को अगर याद होगा, चेंज वी नीड, अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्लोगन हो, उस वजह से वो चेंज हो गया वहां पे। वही स्लोगन के साथ कि चेंज वी नीड, हमें चेंज चाहिए ही अपने कश्मीर में, अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में। और अब की बार इंशाल्लाह 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 सजाद साहब पीसी हमारी ये पार्टी, क्योंकि लोगों की चहेती पार्टी, बहुत पुरानी पार्टी है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मौलाना साहब ने, इनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता रहा, इनके वालिद साहब की वजह से। सजाद साहब ने बता भी दिया, लेकिन सजाद साहब कह रहे थे कि मैं पिछले इलेक्शन में इनको जाके देख रहा था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यही है कि अब वक्त आ गया, अच्छा वक्त आ गया। अब हमने चेंज करनी है इंशाल्लाह। अपनी रियासत में नई सरकार देनी है, उन खानदानों से निकलनी। थैंक यू। हरवा जी के अंडर काम किया, बड़े इज्जत से कहेंगे। थोड़ा मिसप्लेस्ड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है। इट इज नॉट अबाउट महबूबा मुफ्ती एनीमोर, इट इज अबाउट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस। इससे जो देखिए अपॉर्चुनिज्म, बाकी चीजें ये नॉर्मल है पॉलिटिक्स में, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये हर जगह। बट एक स्टैंडर्ड होना चाहिए गिरने का। उससे ज्यादा अगर डाउन जाए तो पूरा जो पॉलिटिकल स्पेस है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हैविंग सेड दैट, जो ब्रॉल में उमरुल्लाह साहब ने उनको बोला, उमरुल्लाह साहब खुद देखेंगे उनके हाथ कितने खून से रंगे, वो भी दैट इज इक्वल टू दैट। चलिए मैडम तो उठ के एटलीस्ट गई, किसी के घर चली गई। उमर साहब कब से बन गए, कब से सिंपथाइजर्स बन गए?
द रियलिटी इज कि जो बड़े मैसेकर्स हुए हैं यहाँ, और मैं 1999 से बोल रहा हूँ, 1989 से आज तक जो बड़े मैसेकर्स हुए हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस वक्त यहाँ जो पावर में थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या पीडीपी, तो उसका उनको एटलीस्ट अजाला कर रहे, उनको एटलीस्ट सोचना चाहिए दैट दे हैव दोज थिंग्स टू देयर डिस्क्रेडिट, वी कांट से क्रेडिट, बट टू देयर डिस्क्रेडिट वो चीजें तो इन सम स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स। I will come into it if you don't mind. देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा का और अब्दुल्ला साहब का जो आपस में ब्रॉल हुआ ओवर ट्विटर, देखिए अल्लाह ताला कहता है कि मैं ये जो दुनिया है, इसी दुनिया में सबका बताऊंगा, उनके अहवाल का बताऊंगा। कुछ दिन पहले यही उमर अब्दुल्ला साहब और यही महबूबा जी एक सरकार बनाने वाली थी, और कुछ दिनों बाद ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये आपस की लड़ाई नहीं है, ये कश्मीर की आवाम पर ये हंस रहे हैं कि हम जब चाहे कश्मीरी आवाम को गुमराह करेंगे और जब चाहे हम कश्मीरी आवाम से सौदा करेंगे। 1-1.5 महीना पहले सरकार, 1.5 महीने के बाद लड़ाई, क्योंकि ये वोट का झगड़ा है, ये पावर का झगड़ा है, ये कुर्सी का झगड़ा है। या वैसे ही मैं भूल गया, ये बड़ा जबरदस्त 35A के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, पंचायत और टाउन इलेक्शंस और कॉर्पोरेशन इलेक्शन। फिर उमर साहब ने बोला कि अब जल्दी इलेक्शन कराओ। अभी जनवरी का वो दिन आया नहीं जिस दिन डेट होगा। सो रियलिटी इज व्हेन वाज ही लाइंग, देन और नाउ। अब रही बात इनका इकट्ठे होने का, आज से कोई 1 महीना पहले ये इन द नेशनल इंटरेस्ट कश्मीरी के लिए, कश्मीर कॉज के लिए इनका इकट्ठे होना ठीक था। आज फिर गाली गलौज कर रहे हैं। एटलीस्ट इनने तो उठाया इमरान साहब, बट मीडिया भी तो पूछे, हमने मीडिया में भी कोई ऐसा राइट अप नहीं देखा जो एटलीस्ट ये बताए कि साहब आप 1 महीना पहले तो आप तो ये नहले ना लो इशू, आज क्या हो गया अचानक? तब आप झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आप पर सवाल है ना, बिकॉज शहर में कहा जाता है, हम भी घूमते रहते हैं, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर और आपकी शख्सियत पर एक सवाल है। Because everybody says, you might merge hit with your khandan. At least you guys come out of clean. You come clean. आप कहो कि हम लोगों के रहे, चलिए हमने कुछ लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन आप तो कर लीजिए, वकील है, दिखाइए। आप सभी लोग वकील हैं, तर्जुमान है आप, आपकी आवाम की तरफ सब कुछ आयान होकर भी आप पता नहीं अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं। क्या किसी ने, आप में से किसी ने सवाल पूछा महबूबा जी या अब्दुल्ला साहब को कि आप जो 1.5 महीना पहले शादी करने वाले थे आपस में, सियासी शादी मतलब ना सियासी शादी, तो उसका क्या हो?